मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के लिए 30% सामान छोटे उद्योगों से ही लेना होगा। नियम सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड आइटम के लिए, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर अभी और आनी है सफाई। बिल्डर सांठ गांठ करके बना रहे हैं। ग्राहकों के खिलाफ एक तरफा एग्रीमेंट, सीसीआई ने शुरुआती जांच में दोषी पाया। I would urge all banks to please advise their branches that they should not encourage their customers to invest or buy gold. सोने के खिलाफ सरकार और रिजर्व बैंक ने खोला मोर्चा। वित्त मंत्री ने बैंकों से ग्राहकों को समझाने को कहा। केसी चक्रवर्ती ने सोने से मोहब्बत कम करने की नसीहत दी। मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में धमाल मचाने की तैयारी में, कहा रिलायंस जियो देगी सबसे सस्ती और बेहतर ब्रॉडबैंड सर्विस। ब्लैकबेरी ने नया फोन Q10 लॉन्च किया। QWERTY कीपैड के साथ टच कीपैड की भी सुविधा। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। बाजार में नहीं जम रहा है भरोसा। सेंसेक्स 49 पॉइंट नीचे आया। निवेश गुरु मार्क फावर को दिख रहे निवेश के ढेरों मौके। आज फिर कमजोर हुआ रुपया, 57 का स्तर छूकर लौटा, लेकिन रिजर्व बैंक फिलहाल किसी दखल के मूड में नहीं। दलित उद्यमियों के लिए सरकार ने बनाया 500 करोड़ का वेंचर फंड। सिडबी ने दिए 10 करोड़ रुपए। एफएसएलआरसी के आने से इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन सलाह के आधार पर होगा तय। अपनी इस खास सीरीज में आज हम बताएंगे इस कमीशन के फायदे। और अपनी खास सीरीज में आज लेंगे बेंगलुरु के प्रॉपर्टी मार्केट का जायजा। समझेंगे क्यों घटने लगी है बिक्री। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को बने कंफ्यूजन को आज सरकार ने दूर करने की कोशिश की। उसने आज आउटसोर्सिंग, बैंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश समेत करीब 18 मुद्दों पर सफाई जारी की है। हम आपको बता दें कि इस खबर की जानकारी हमने सबसे पहले आपको दी थी। खबर की और डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ अब दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वजीर एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हरमिंदर साहनी साहब। चलिए लक्ष्मण के पास पहले चलेंगे। लक्ष्मण, सबसे पहले मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को लेकर सरकार ने कुछ मुद्दों पर दुविधा खत्म करने की यहाँ आज कोशिश जरूर की है। क्या खास बातें निकलकर इसमें से सामने आई है? कहाँ बातें साफ हो गई हैं? जी, मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में एफडीआई को लेकर सरकार की तरफ से जो सफाई आई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सोर्सिंग के मुद्दा। इस मुद्दे पे आपको बता दूं कि सरकार ने जब मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में एफडीआई की छूट दी थी उस वक्त ये साफ किया था कि ऐसे स्टोर को अपनी कुल खरीदारी का 30% हिस्सा छोटे मझोले उद्योगों से लेना होगा। यहाँ पे सफाई में साफ तौर से कह दिया गया है कि 30% जो हिस्सा खरीदा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ छोटे उद्योगों से लेना होगा जिनका सालाना टर्नओवर $1 मिलियन से ज्यादा का नहीं है। ये 30% हिस्सा आप जिससे लेंगे उसमें मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप किसानों से फल, सब्जी या अनाज खरीदें उससे आप 30% के दायरे में ले आएं, ये नहीं माना जाएगा। ये जो आप 30% हिस्से के तहत जो आप सामान खरीदेंगे उसका इस्तेमाल सिर्फ फ्रंट एंड स्टोर पे करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उस सामान को खरीद के एक्सपोर्ट कर दें और उसे आप 30% के दायरे में दिखा दें। हाँ, इतनी छूट जरूर दी गई है कि आप उन राज्यों से भी ये सोर्सिंग कर सकते हैं जिन राज्यों ने एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की छूट नहीं दी है। दूसरा जो मुद्दा है वो है बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। यहाँ पे सरकार ने साफ कर दिया है कि बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कुल निवेश का 50% लगाना होगा और वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि पहले से कोई बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है उसे आप खरीद लें और कहें कि मैंने बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया। ऐसा नहीं हो सकता है। आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में हिस्सेदारी खरीद करके उसे बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के तौर पर नहीं जता सकते हैं। हाँ, कोई आप बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग कंपनी बनाते हैं तो उसमें 100% एफडीआई की छूट जरूर होगी। हाँ, इतनी भी छूट दी गई है कि उन राज्यों में भी आप बुनियादी ढांचा तैयार कर सकते हैं जिन राज्यों ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की छूट नहीं दी है। एक जो तीसरा महत्वपूर्ण
पहलू है वो ये है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई करने वाली जो कंपनी होगी उसी कंपनी को वो स्टोर चलाना होगा, उस स्टोर का मालिकाना हक उसी कंपनी के पास होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब फ्रेंचाइजी दे करके किसी दूसरे से काम करवा लें। तो एक और जो बात कही गई है वो ये है कि यहाँ पे ई कॉमर्स की छूट मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में नहीं होगी। तो ये कुछ सफाई आई है उद्योग मंत्रालय की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि ये सारी सफाई हमने CNBC आवाज पे एक दिन पहले ही बताई थी कि ये सारी सफाई उद्योग मंत्रालय की तरफ से आने वाली है और हूबहू वही सफाई आखिरकार सरकार ने जारी की है मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में एफडीआई को लेकर के। जी, हरमिंदर साहनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण बने रहिए। साहनी साहब, जैसे आपने सुना हमारी रिपोर्ट में कई सारी चीजों पर सफाई दी गई है, लेकिन कई सारी शर्तें भी हैं। इनको देखते हुए कितना आकर्षक लग रहा है भारत में निवेश किसी भी मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी के लिए, क्योंकि लग रहा है कि शर्तें भी बहुत सारी हैं। नहीं, अगर इसको जो आज सफाई दी गई है उसको देखा जाए तो सफाई सिर्फ इतनी दी गई है कि अगर कोई पहले जो पॉलिसी अनाउंस हुई थी और उसमें कोई लूप होल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो भैया वो कोशिश ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल साफ बता दिया गया है भाई क्या मतलब है बैकएंड इन्वेस्टमेंट का, क्या मतलब है 30% सोर्सिंग का छोटे उद्योगों से, तो साफ तरीके से बता दिया गया है। अगर ये सफाई नहीं दी जाती तो कुछ लोग जरूर किसी की सलाह पर इसको घुमा फिरा कर कुछ और तरीके से करने की कोशिश करते कि फल सब्जियां खरीद ली जाए या अनप्रोसेस्ड प्रोडक्ट खरीद ली जाए या किसी से सिर्फ पैकिंग करा लिया जाए और उसको छोटे उद्योग से सोर्सिंग बता दिया जाए, या फिर बने बनाए वेयर हाउसेज हैं वो खरीद लिए जाए प्रीमियम पे जिसमें लैंड है, बिल्डिंग है, और दिखा दिया जाए कि इतना पैसा हमारा इन्वेस्ट हो गया बैक एंड में, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। अदरवाइज तो होना क्या था कि इंटेंशन पॉलिसी की कुछ है और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की इंटेंशन अपनी क्लियर थी कि वो चाहते हैं कि छोटे उद्योग से को फायदा हो अगर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल में आता है, तो सिर्फ इसी तरीके से हो सकता है। अगर मिनिस्टर का आइडिया ये था पॉलिसी में कि जो भी इन्वेस्टर आए वो सिर्फ सामने अच्छे अच्छे शोरूम और दुकानें ना खोलें, पीछे बैकएंड में भी इन्वेस्ट करें, जो कि हमारे यहाँ ज्यादा जरूरत है बल्कि दुकानों के, तो वो सिर्फ इसी तरीके से ही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी तो वही है, इसमें सिर्फ क्लियर कर दिया गया कि कोई भी इसमें लूप होल ढूंढने की कोशिश के या घुमावदार रास्ते ढूंढ के बचने की कोशिश ना करे, तो यही रहेगा। तो पॉलिसी जितनी अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव पहले थी उतनी ही अभी है, सिर्फ एक क्लैरिटी आ गई है कि ऐसे ही करना होगा, इसको जी और तरह से ना सोचें। जी, क्लैरिटी आ गई, लेकिन क्या ये क्लैरिटी पूरी है? लक्ष्मण, आपको क्या लगता है कि सभी मुद्दों पे सफाई आ गई है या अभी भी कुछ मुद्दे बाकी रह जाते हैं सफाई के बाद? जी नहीं, सारे सवालों की सफाई नहीं दी गई है। खास बात यह है कि जिन सवालों की सफाई नहीं दी गई है वो बेहद अहम है। मिसाल के तौर पे कंपनियों ने पूछा था कि अगर हम एसएमई से खरीदारी करते हैं, एसएमई का दायरा $1 मिलियन से टर्नओवर उसका ज़्यादा हो जाता है, तो क्या उससे की गई खरीदारी एसएमई के दायरे में आएगी कि नहीं आएगी? वहाँ पे उद्योग मंत्रालय चुप्पी साधे हुए है। 51% एफडीआई में क्या एफआईआई भी शामिल है या फिर सिर्फ एफडीआई शामिल है? इस पर भी इसने कंपनी ने साफ तौर से चुप्पी साधी हुई है। 50% जो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने की शर्त रखी गई है वो क्या सिर्फ पहली बार के निवेश के लिए है या फिर जब जब निवेश करेगी कंपनी तब तक उसका 50% बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना होगा? इस मुद्दे पर भी कोई सफाई नहीं दी गई है। और हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये तीनों मुद्दों को लेकर के उद्योग मंत्रालय कैबिनेट के पास जाएगा, कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद ही इस मुद्दे पर सफाई आएगी। और ये बात भी हमने आपको एक दिन पहले ही बताई थी कि कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पे उद्योग मंत्रालय की तरफ से कोई सफाई नहीं आने वाली है, और वही हुआ कि कोई सफाई नहीं आई। अब इस पे कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद ही सफाई आएगी। यानी मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई का रास्ता अभी भी साफ नहीं हुआ है। भले ही सरकार ने कुल 18 मुद्दे पर सफाई दे दी हो, लेकिन कई अहम मुद्दे अभी भी अटके हुए हैं। जब तक इस पर सफाई नहीं आती, मुझे नहीं लगता है कोई मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में एफडीआई करने वाली कंपनी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, साहनी साहब से भी पूछ लेते हैं। जैसे लक्ष्मण कह रहे हैं कि इतनी जागरूकता या इतना उत्साह शायद नहीं देखेगा ऐसे बड़ी कंपनियों में। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कौन कौन है कतार में जो इस स्थिति में आना चाहेगा और कब तक वो आएंगे? जहां तक उत्साह की बात है, आप ये देखिए कि जब तक पॉलिसी नहीं भी थी, बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, टेस्को यूके का सबसे बड़ा रिटेलर है, मार्क्स एंड स्पेंसर यूके का सबसे बड़ा फूड रिटेलर है, वो सब लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और अगर आप अमेरिका से देखना शुरू करें, वॉलमार्ट के अलावा अगर आप देखना शुरू करें, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्रांड्स हैं, जिस तरीके से H&M के बारे में आपने पढ़ा होगा, गैप के बारे में पढ़ा होगा, टॉमी हिलफिगर, इतने सारे जो सिंगल ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ब्रांड्स का कंट्री है। यूरोप से रिटेलर्स हैं, काफू ऑलरेडी यहाँ पर है, आइकिया ऑलरेडी आ रहा है। तो उत्साह की जहां तक बात करें, उत्साह एक पॉलिसी सिर्फ एक बीच में उसको समझे कि एक हिंड्रेंस है
कि जिसको लोग समझना चाह रहे हैं कि इसको कैसे पार करके हम दूसरी तरफ आए। आने को तो सभी तैयार हैं। अब पॉलिसी की क्लैरिटी ना होने पे जो कुछ और पॉइंट जो अभी अनआंसर्ड रह गए हैं, जिनका अभी जवाब नहीं मिला है, मैं इसको ऐसे देखूंगा कि काफी चीजों का जवाब मिल गया और जिन चीजों का जवाब नहीं मिला है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नेगेटिव जवाब हो गया है। अभी उनका जवाब नहीं मिला है तो चांस 50-50 है भाई क्या क्लैरिटी आएगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो और जितनी रिटेलर्स की बात करें, सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दुनिया भर के देशों में ये लोग काम करते हैं और ये अलग अलग पॉलिसी और इन हर्डल्स को समझते हैं और ये इंडियन बिजनेसमैन से ज्यादा पेशेंट हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हमें कभी ना कभी बिजनेस तो यहाँ करना ही और जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन होंगे उसके हिसाब से ही करना है। तो मेरे हिसाब से कुछ क्लैरिटी आई है, कुछ आनी बाकी है, वो जब आएगी। अब एफडीआई और एफआईआई में जो डिफरेंस की जो हम बात कर रहे हैं उसका फर्क इन मेजर रिटेलर्स को नहीं पड़ता है, वो फर्क पड़ता है लोकल रिटेलर्स को कि भाई एफआईआई को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो एक अलग चीज है। ई कॉमर्स में नहीं आया, ई कॉमर्स अभी भी इतना छोटा पोर्शन है टोटल रिटेल का कि उसमें इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 3-4 प्लेयर्स हैं जिनको असर पड़ने वाला है, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन जो बाकी क्लैरिटी आई है कम से कम उससे ये क्लियर हो गया अभी सीधा रास्ता है, सब इसी से चलेंगे, कोई इधर उधर नहीं चलेगा। उत्साह की जहां तक बात है वो सिर्फ कंजम्पशन और डिमांड के बेसिस के ऊपर है। पॉलिसी आज भी सब लोगों को यही लगेगा कि अच्छी नहीं है पॉलिसी, आज के 10 साल बाद भी लोगों को लगेगा कि इससे बेटर हो सकती थी, वो हमेशा ही रहेगा। आप देख लीजिए टेलीकॉम में भी चल रहा है, ऑयल एंड गैस में भी चल रहा है, इंश्योरेंस में भी चल रहा है, पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन डिस्कशन और डिबेट हर समय चलता रहेगा। तो मैं उससे उत्साह में कोई कमी नहीं देखता आने की। जी, तो तमन्ना, यहाँ बातचीत से कुछ इस तरह की पिक्चर बनती लग रही है कि सफाई अभी भी पूरी नहीं आई है, लेकिन जैसे सानी साहब भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको मालूम है कि क्या होने जा रहा है। मोटे मोटे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए हैं और कंपनियां अब वही करेंगी जो करना चाहती हैं। अपने फैसलों पे उनके कोई खास अंतर पड़ता नहीं दिखेगा। भारत जैसे मार्केट को इग्नोर करना किसी भी शर्तों में किसी कंपनी के हित में नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सानी साहब और लक्ष्मण रॉय। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी खबरों की ओर, ये तो मल्टी ब्रांड रिटेल में कंफ्यूजन की बात हुई, लेकिन सिंगल ब्रांड रिटेल भी इससे बचा नहीं है। सरकार ने 100% एफडीआई की इजाजत तो दे दी, लेकिन उसे ये पता नहीं कि मार्क्स एंड स्पेंसर, ज़ारा जैसी रिटेलर्स को सिंगल ब्रांड रिटेल माना जाए या फिर मल्टी ब्रांड। डेफिनेटली, और इसीलिए अब वो सिंगल ब्रांड रिटेल की परिभाषा तय करने में जुट गई है। शायद इससे भारत में अपना बिजनेस जमा चुके विदेशी रिटेल कंपनियों की उलझन कुछ हद तक दूर होगी। हम लोगों में से शायद ही कोई होगा जो बाटा के शोरूम में नहीं गया हो, लेकिन बाटा के शोरूम में पावर, हश पपीज और कई दूसरे ब्रांड के जूते भी बिकते हैं और ये सभी ब्रांड बाटा के हैं। ऐसे में बाटा का ये शोरूम सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर कहलाएगा या मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है और अब सरकार इसका जवाब ढूंढने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक उद्योग मंत्रालय ने सिंगल ब्रांड रिटेल की परिभाषा तय करने का फैसला लिया है, जिससे खास तौर से सब ब्रांड और लेबल पर उलझन को सुलझाया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब मार्क्स एंड स्पेंसर पर एफडीआई के नियम तोड़ने के आरोपों की जांच शुरू हुई। जांच के दौरान वित्त मंत्रालय ने उद्योग मंत्रालय से पूछा कि आखिर सिंगल ब्रांड रिटेल की परिभाषा क्या है, क्योंकि मार्क्स एंड स्पेंसर एक ही ब्रांड के तले अलग अलग प्रोडक्ट सब ब्रांड के नाम से बेचती है। अब इसकी सटीक परिभाषा सिंगल ब्रांड रिटेल में कारोबार फैलाने वाली कंपनियों के लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। फिलहाल स्पेन की कंपनी इंडीटेक्स टाटा ग्रुप के ट्रेंड के साथ मिलकर ज़ारा ब्रांड से प्रोडक्ट बेचती है और इस ज़ारा ब्रांड के कई सब ब्रांड हैं, मसलन ज़ारा मेन, ज़ारा वुमेन और टीआरएफ। इसी तरह से एमएनएस लिमिटेड कलेक्शन, ऑटोग्राफ, कॉलेजॉन, नॉर्थ कॉस्ट जैसी कई सब ब्रांड प्रोडक्ट बेचती है। इतना ही नहीं, सरकार सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई के 60 से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दे चुकी है। ऐसे में सिंगल ब्रांड रिटेल का दायरा तय होने से सभी कंपनियों के लिए आने वाले दिनों में पैदा होने वाली उलझनों से बचा जा सकेगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। कंपटीशन कमीशन ने बिल्डरों के साथ साथ इनकी संस्था क्रेडाई को भी कटघरे में ले लिया है। कंपटीशन कमीशन को शक है कि देश भर में तमाम बड़े बिल्डर साठ गांठ करके एक तरफा अग्रीमेंट बना रहे हैं। इससे बिल्डरों को तो फायदा हो रहा है, मगर ग्राहकों को नुकसान। आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपटीशन कमीशन ने अभी तक की जांच में पाया है कि यूनिटेक, पार्श्वनाथ और ओमिक्स जैसे तमाम बड़े बिल्डर इस साठ गांठ में शामिल हैं। घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। डीएलएफ के बाद अब कंपटीशन कमीशन देश के दूसरे बड़े बिल्डरों पर शिकंजा कसने जा रहा है। देश भर के तमाम बड़े बिल्डरों पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच रिपोर्ट तैयार होने वाली है। बिल्डर्स के साथ साथ इनकी संस्था क्रेडाई को भी कंपटीशन के खिलाफ काम करने के लिए भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक डायरेक्टर जनरल की जांच में बिल्डर्स का कार्टेल सामने आया है।
जांच में प्राइस फिक्सिंग के अलावा पाया गया है कि क्रेडाई से जुड़े बिल्डर्स इस तरह का अग्रीमेंट बना रहे हैं जिससे ग्राहकों को नुकसान होता है। बिल्डर और ग्राहक के बीच होने वाले इस एग्रीमेंट की शर्तें बिल्डर के मुताबिक होती हैं। मिसाल के तौर पर बिल्डर को जिस प्रोजेक्ट की डिलीवरी 2 साल में देनी है उसमें 10 साल तक की देरी हो रही है। लेकिन बिल्डर्स और ग्राहक के बीच हुए ज्यादातर करार की शर्तें इस तरीके की होती हैं कि ग्राहक फंस जाता है और बिल्डर का घर खरीदने पर मजबूर हो जाता है। बिल्डर्स की मनमानी के चलते ग्राहक मार्केट में मौजूद कंपटीशन का फायदा नहीं उठा सकते। हालांकि बिल्डर्स इससे सहमत नहीं हैं। एग्रीमेंट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए कोई पहलू नहीं हो सकता है, वो कार्टेलाइजेशन नहीं कर सकता है। तो यदि अगर एसोसिएशन कोई अगर डेवलपर को चाहता है रेगुलेट करना और एक कॉमन एग्रीमेंट इशू करता है जो बायर्स के भी पक्ष में हो और डेवलपर के भी पक्ष में हो, कई जगह तो डेवलपर्स ने पेनाल्टी दिया। अगर मेरा भी एग्जाम्पल लें तो हम लोग डिले के लिए पेनाल्टी भी देते हैं। ये हम नहीं कहते कि अगर कंज्यूमर डिले करते हैं तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करें, कई करते भी हैं कई नहीं भी करते हैं, लेकिन दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाता है। इसको कार्टेलाइजेशन की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दायरे में ज्यादातर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता जैसे मेट्रो शहरों के सभी बड़े बिल्डर हैं। कमीशन करीब 800 बिल्डरों की जांच कर रहा है। इसमें करीब 40 बिल्डर दिल्ली एनसीआर के ही हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट 1 महीनों में तैयार हो जाएगी। अगर ये साबित होता है कि बिल्डर कंपटीशन के खिलाफ काम कर रहे हैं तो कमीशन दोषी कंपनियों पर प्रॉफिट का 3 गुना या 3 साल के टर्नओवर का 10% तक जुर्माना लगा सकता है। कमीशन को बिल्डर्स के खिलाफ ग्राहकों की करीब 300 शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कमीशन ने दायरा बढ़ाते हुए देश भर में तमाम बड़े बिल्डर्स की जांच के आदेश दिए। इससे पहले कमीशन डीएलएफ पर 630 करोड़ का जुर्माना लगा चुका है। अंजुल तोमर, दिल्ली। और ये तो बात सीसीआई की, लेकिन बुलेटिन में आगे रियल एस्टेट पर हमारी एक खास सीरीज प्रॉपर्टी बाजार अप डाउन गिरेंगे में आज हम नब्ज टटोलेंगे देश के एक बेहतरीन रियल एस्टेट मार्केट गिने जाने वाले बेंगलुरु की। हमारे साथ होंगे indiaproperty.com के वेणुगोपाल। सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान अब सोने से मोहब्बत खत्म कर दे और मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी के बिग प्लान को रखा साथ। ब्रेक के बाद सरकार ने सोने के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री से लेकर रिजर्व बैंक सभी सोने से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। इसकी वजह भी है, सोने की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट इस स्तर पर पहुंच गया है कि वो इकोनॉमी की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। और इस दिक्कत को सुलझाने के लिए सोना बेचने वालों से लेकर खरीदने वालों तक को समझाने की कोशिश की जा रही है। वित्त मंत्री चाहते हैं कि बैंक ग्राहकों को सोना खरीदने से रोके और आरबीआई डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती लोगों को सोने से लगाव घटाने की नसीहत दे रहे हैं। मॉन्टेग से आलूवालिया को भी पूरी उम्मीद है कि सोने के प्रति लोगों का प्यार जरूर कम होगा। I would urge all banks to please advise their branches that they should not encourage their customers to invest or buy gold. I don't think people necessarily feel that the fiscal situation is now under control. I think most people believe that the current account deficit will be better. So I think this fascination for gold will go down in any case. Ultimately, society as a whole come to the rescue. Because ultimately, if the carry is high, we collectively all suffer. So that's what we must understand. In my view, our addiction for gold must go. 1.5 लाख करोड़ का निवेश और 100 गुना सस्ती टेलीकॉम सर्विस। देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐसे ही कई बड़े ऐलान किए। जी हाँ, रिलायंस की एजीएम पर सबकी नजरें इसी बात पर थी कि गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने और टेलीकॉम बिजनेस के लिए मुकेश का क्या रोड मैप होने वाला है। रिलायंस की 39वीं एजीएम में परिवार समेत पहुंचे मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डरों को कंपनी के ग्रोथ प्लान्स पर भरोसा रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बस अगले 2-3 साल बाद रिलायंस के बड़े निवेश का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अंबानी के मुताबिक रिलायंस अगले 3 साल में 5 कोर बिजनेस में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। पहले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा था, यानी रकम बढ़ी और वक्त घटा। लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि इस निवेश से अगले 3 साल में एबिटा 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मुनाफा आएगा मुख्य पेट्रोकेमिकल बिजनेस से। यही नहीं, 2016 तक रिलायंस ने अपने तमाम प्रोजेक्ट पूरा करने का वादा भी किया है। Reliance has rewarded shareholders as it has completed its investment cycles and shared
prosperity with them. You can be rest assured that this tradition of investment growth and rewards to shareholders will continue. लेकिन ग्रोथ के लिए मुकेश अंबानी की तुरुप का पत्ता है टेलीकॉम, जहां रिलायंस ने सारे कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश करने का ऐलान किया है। मुकेश अंबानी के मुताबिक रिलायंस टेलीकॉम की तस्वीर बदल देगा। वादा है 4G के जरिए शानदार क्वालिटी के साथ 100 गुना सस्ती ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विस का। इतना ही नहीं, मुकेश इस साल अपने टेलीकॉम वेंचर में 7,000 लोगों को नई नौकरियां भी देंगे। Our vision for India is that broadband and digital services will no longer be a luxury item, a scarce commodity to be rationed among a privileged few. We envision an India where there are basic necessities, where these are basic necessities to be consumed in abundance by consumers and small businesses alike. मुकेश ने माना कि स्लोडाउन है, लेकिन रिलायंस अपने 5 बिजनेस सेगमेंट में एक साथ निवेश जारी रखेगी। उनके मुताबिक पेटकेम, टेलीकॉम, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस और रिटेल अपने रोड मैप के मुताबिक चल रहे हैं। उनका मानना है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ करार के फायदे दिखने लगे हैं। रिलायंस देश के ही नहीं, विदेश में भी ऑयल और गैस भंडार में निवेश कर रहा है। इनमें कजाकिस्तान, यमन, वेनेजुएला और इराक में ऑयल और गैस फील्ड शामिल हैं। RIL के चेयरमैन का मानना है कि अमेरिका में शेल गैस जल्द ही मुनाफे का बिजनेस हो जाएगा, लेकिन भारत में शेल गैस एक्सप्लोरेशन मुश्किल है क्योंकि जमीन अधिग्रहण यहाँ बड़ी दिक्कत है। The US shale gas business of Reliance has more than doubled its revenues and EBITDA compared to last year. It has become a significant contributor to our E&P portfolio. Production from shale gas will be in excess of 1/3 of our aggregate production this year. लेकिन गैस और डिजिटल ही नहीं, रिटेल स्टोरी पर भी मुकेश अंबानी को बहुत भरोसा है। रिलायंस रिटेल अब 10,000 करोड़ रुपए का हो गया है और अगले साल ये 2 गुना हो जाएगा। कुल मिलाकर मुकेश को देश के मिडिल क्लास की ग्रोथ पर भरोसा है, जिसके जरिए वो रिटेल और टेलीकॉम में भारी भरकम मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। शेयर बाजार में आज भी बना रहा दबाव। कौन से शेयर पिटे, बताएंगे थोड़ी देर में। और कल बंद रहेंगे मारुति के दोनों प्लांट। क्यों, देखिए इस ब्रेक के बाद। शेयर बाजार पर आज रुपए की कमजोरी का साफ असर दिखा। बाजार में डर है कि अगर रुपए इसी तरह कमजोर होता रहा तो विदेशी निवेशक पैसा निकालने लगेंगे और इसी वजह से भारतीय और HDFC बैंक जैसे ब्लू चिप शेयरों की पिटाई हुई। इसके अलावा बाजार को आज रिलायंस से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मुकेश अंबानी ने कोई ठोस संकेत नहीं दिए। इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी गिरा। बाजार पर यह डर भी हावी है कि अमेरिकी फेड स्टिमुलस प्रोग्राम वापस ले सकता है। इन सब आशंकाओं के बीच सेंसेक्स 49 पॉइंट फिसला। हालांकि निफ्टी में मामूली गिरावट ही रही और ये 5900 के ऊपर बने रहने में कामयाब रहा। फार्मा शेयर भी पिटे और सन फार्मा ल्यूपिन करीब 2% नीचे बंद हुए। तो बाजार में भले ही भरोसे की कुछ कमी दिख रही है, लेकिन दुनिया के दिग्गज निवेशक मार्क फाबर भारतीय बाजार पर अपना भरोसा बरकरार रखे हुए हैं। उनके मुताबिक भारत में कई बेहतरीन कंपनियां मौजूद हैं। Basically, if you look at the total pool of money in the world that is floating around, there's little money that has been invested in India. India is a huge country in terms of population. They will overtake China in a couple of years' time. I wrote at Christmas that I haven't increased my positions in any Asian markets except in India. रुपए की कमजोरी बढ़ती जा रही है और आज तो इसने 57 का स्तर छू लिया। 11 महीने पहले भी रुपए इस स्तर पर जा चुका था। हालांकि 57 को छूने के बाद रुपए कुछ रिकवर हुआ और अंत में करीब 0.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इंपोर्ट्स की तरफ से डॉलर की भारी मांग के कारण रुपए में कमजोरी बढ़ी है। आज यूरो और येन के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ। रुपए का फिलहाल का स्तर देखें तो निचले स्तर 57 रुपए 20 पैसे पर दिख रहा था। अब यहां से थोड़ी बढ़त भी आई है रुपए में, फिलहाल 56.84 के स्तर पर। और दलित एंटरप्रेन्योर को अब पैसा जुटाने में नहीं होगी दिक्कत। सरकार ने बनाया 500 करोड़ का फंड। पूरी डिटेल इस ब्रेक के बाद।
मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के लिए 30% सामान छोटे उद्योगों से ही लेना होगा। नियम सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड आइटम के लिए, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर अभी और आनी है सफाई। बिल्डर साठगांठ करके बना रहे हैं ग्राहकों के खिलाफ एक तरफा अग्रीमेंट। सीसीआई ने शुरुआती जांच में दोषी पाया। I would urge all banks to please advise their branches that they should not encourage their customers to invest or buy gold. सोने के खिलाफ सरकार और रिजर्व बैंक ने खोला मोर्चा। वित्त मंत्री ने बैंकों से ग्राहकों को समझाने के लिए कहा। केसी चक्रवर्ती ने सोने से मोहब्बत कम करने की नसीहत। मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में धमाल मचाने की तैयारी में, कहा रिलायंस जियो देगी सबसे सस्ती और बेहतर ब्रॉडबैंड सर्विस। ब्लैकबेरी ने नया फोन Q10 लॉन्च किया। क्वालिटी कीपैड के साथ टच कीपैड की भी सुविधा। राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा ने पूछताछ में अपनी ही टीम पर सट्टा लगाने की बात मान ली है। दिल्ली पुलिस के चीफ नीरज कुमार के मुताबिक राज कुंद्रा ने खुद बताया कि वो अपने दोस्त उमेश गोयनका के जरिए राजस्थान रॉयल्स पर पैसा लगाते थे। पुलिस का यह भी दावा है कि राज कुंद्रा सट्टेबाजी में काफी रकम भी हार चुके हैं। हालांकि कुंद्रा का स्पॉट फिक्सिंग में कोई हाथ था, इसको लेकर पुलिस को कोई सबूत अब तक हाथ नहीं लगा है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने एडमिट तो किया है कि वो बेटिंग करते थे और वो अपनी ही टीम पर पैसे लगाते थे, और ये भी पता चला है कि उन्होंने बेट्स में काफ़ी पैसा का नुकसान भी झेला है। उमेश गोयनका एक बुकी हैं, तो उनके माध्यम से उनकी बेटिंग होती थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी भी इस सट्टेबाजी में शामिल है और उनसे पूछताछ भी हो सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश गोयनका ने पुलिस को बताया कि शिल्पा ने भी एक मैच में सट्टेबाजी की थी। हालांकि शिल्पा शेट्टी इन आरोपों को खारिज कर रही है। और सट्टेबाजी में राज कुंद्रा का नाम आने से बीसीसीआई में भी हड़कंप मच गया है। बीसीसीआई इंचार्ज जगमोहन डालमिया ने 10 जून को दिल्ली में बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की आपात बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से बाहर करने का फैसला लिया जा सकता है। इस बीच जगमोहन डालमिया ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कुंद्रा और राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। This Raj Kundra issue would be discussed in the working committee. After we hear all the details, we look into the details, and if it demands any strict action, we will look into it. दलित कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए नया वेंचर फंड शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आज इसे मुंबई में लॉन्च किया। सेबी में रजिस्टर्ड 500 करोड़ का ये फंड दलित एसएमई की मदद करेगा। पहली खेप में फंड में 100 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। सिडबी ने इस फंड के लिए 10 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार LIC, GIC और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इस फंड में निवेश करने के लिए कहेगी। FSLRC यानी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन की सिफारिशें मान ली गई तो इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर ऐसे दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने पर एजेंट का कमीशन तय नहीं होगा, बल्कि लोगों को वो कितनी सही सलाह देते हैं इस पर कमीशन तय होगा। इतना ही नहीं, प्रोडक्ट बेचने में ग्राहकों को गुमराह करने में मुश्किल हो जाएगी। ग्राहकों को गुमराह कर किसी प्रोडक्ट को बेचने का धंधा कितना खौफनाक हो सकता है, इसकी मिसाल है यूलिप यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। एक अनुमान के मुताबिक इस यूलिप की मिस सेलिंग की वजह से करीब 1.5 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। आज भी बाजार में ऐसे तमाम प्रोडक्ट हैं जिसकी हकीकत कंज्यूमर को जब तक पता चलती है तब तक वो अपनी बचत गंवा चुका होता है। कई बार तो ग्राहकों को प्रोडक्ट की सही जानकारी नहीं दी जाती है। इन सब से बचने के लिए FSLRC के सुझाव काफी अहम हैं। कंपनियां कंज्यूमर को गुमराह नहीं कर सकेंगी। खासतौर से मिस सेलिंग के बारे में FSLRC का एक तो ये कहना है कि जब कोई भी बेचने वाला कुछ भी प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को दे तो उसके बारे में पूरी डिस्क्लोजर्स कंज्यूमर को मिलनी चाहिए कि ये क्या प्रोडक्ट है, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपको कितना पे करना पड़ेगा, इसके बाद मैच्योरिटी कब है प्रोडक्ट की, ये सारी डिस्क्लोजर आपको पूरी तरह से कंज्यूमर को करने पड़ेंगे।
छोटे कंज्यूमर का खास ख्याल। ये भी कमीशन ने समझा है कि कुछ तरह के कंज्यूमर्स के लिए, जो कि रिटेल कंज्यूमर्स कहलाते हैं, सारे इंडिविजुअल्स या छोटे बिजनेसेस, उनके लिए ये सिर्फ डिस्क्लोजर काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि फुल डिस्क्लोजर के बाद भी कंज्यूमर सही डिसीजन शायद ना ले पाएँ। इसके लिए कमीशन ने क्या कहा है कि एक सूटेबिलिटी असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है को जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करे तो उनको समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर की क्या ज़रूरतें हैं, क्या परिस्थितियां हैं, और इस सब के हिसाब से ही उन्हें वो प्रोडक्ट सजेस्ट करें जो उनके लिए बिल्कुल सही बैठता है। तो ये सूटेबिलिटी असेसमेंट का बर्डन, जो अब कभी हम कहते हैं कि बायर बिवेयर, कि कंज्यूमर को ध्यान रखना चाहिए, उसके बजाय वो सेलर बिवेयर कर दिया है कि बेचने वाले को ध्यान रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। एजेंट को कमीशन नहीं, फीस दी जाएगी। FSLRC ने इस बारे में काफ़ी सोच विचार किया है और ये करने के बाद उन्होंने कई मैकेनिज्म सजेस्ट किए हैं जिससे ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स रेगुलेट हो सकें। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप बेचने जाएं तो अगर किसी प्रोडक्ट डेवलपर जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी और प्रोडक्ट सेलर जैसे एजेंट या बैंक के थ्रू अगर सेलिंग हो रही है, उनके और कंज्यूमर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा मान्यता और प्रेफरेंस दी जाए, ये ज़रूरी किया गया है। दूसरा ये है कि रेगुलेटर को पावर दी गई है कि वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स को रेगुलेट कर सके। तो अगर रेगुलेटर को लगे कि किसी सेक्टर में या किसी प्रोडक्ट के लिए कमीशन स्ट्रक्चर सही नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारी मिस सेलिंग हो रही है या कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है, तो रेगुलेटर ये कह सकता है कि आप इस कमीशन स्ट्रक्चर को बदल दें, या तो ये भी कि कमीशन स्ट्रक्चर हो ही ना और इसमें सिर्फ फी बेस्ड स्ट्रक्चर हो कि कंज्यूमर ही फी भरेगा और कंज्यूमर ही सर्विस लेगा। और कल बंद रहेंगे मारुति के प्लांट और अमूल अमेरिका में बनाएगा कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स। देखते हैं कारोबार जगत की कुछ और खबरें सिर्फ 2 मिनट। घटती बिक्री से परेशान मारुति सुजुकी अब अपना प्लांट बंद करने के लिए मजबूर है। कंपनी कल अपने गुड़गांव और मानेसर प्लांट को बंद रखेगी। कंपनी इन दोनों प्लांट में रोजाना 5000 गाड़ियां बनाती है। मई में मारुति की बिक्री 13% गिरी है। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये 12 साल में सबसे बुरा वक्त चल रहा है। सरकार ने इंडियन ऑयल की हिस्सेदारी बेचने पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए मर्चेंट बैंकरों से बोली मंगवाई गई है। इंडियन ऑयल की 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। सरकार को इस साल कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर 40,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। सरकारी कंपनियों को कोयला खान अलॉट करने के लिए कल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक हो सकती है। इस बैठक में कुल 17 कोयला खानों के लिए कंपनियां तय की जाएंगी। कोयला मंत्रालय के पास इन खानों के लिए कुल 300 अर्जियां आई हैं। NTPC, नेवली लिग्नाइट और MOIL ने सबसे ज्यादा अर्जियां दी हैं। ईरान से तेल इंपोर्ट करने के बावजूद अमेरिका भारत समेत 9 देशों पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। अमेरिकी विदेशी मंत्री ने आज बताया कि पिछले 6 महीने में इन देशों ने ईरान से अपना इंपोर्ट काफी कम किया है। ऐसे में इन पर किसी तरह की प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए अमेरिका ईरान को व्यापारिक रूप से काटने की कोशिश कर रहा है। अमूल अपने कुछ प्रोडक्ट्स अब अमेरिका में भी बनाएगा। 6 से 8 महीने में वहां इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। दरअसल अमूल अपने बिजनेस का विस्तार अमेरिका में करना चाहता है। कुछ प्रोडक्ट्स को उतारकर अमूल को बाजार समझने में मदद मिलेगी। अमूल इसके लिए अमेरिका के न्यू जर्सी में एक डेयरी प्लांट खरीदने की भी सोच रहा है। फिलहाल अमूल 35 करोड़ के डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। मॉनसून के पहले हफ्ते में 28% ज्यादा बारिश हुई है। मॉनसून फिलहाल आंध्र प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच चुका है। राज्य के तटीय क्षेत्रों और तेलंगाना में बारिश होने लगी है। मौसम विभाग ने आज बताया कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भी मॉनसून आ गया है। उधर कर्नाटक के हर हिस्से में अब मॉनसून पहुंच गया है। क्या बेंगलुरु में भी जरूरत से ज्यादा बन गई प्रॉपर्टी? और वहां के प्रॉपर्टी बाजार पे होगी चर्चा। करेंगे indiaproperty.com के वेणु गोपाल आर से इस ब्रेक के बाद। हर कोई एक सपना देखता है अपने घर का, अपने आशियाने का, लेकिन घर खरीदने का ये सपना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऊंचे दाम के चलते खरीदारों ने प्रॉपर्टी से काफी हद तक किनारा कर लिया है। बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। बिना बिका स्टॉक भी बढ़ रहा है और बिल्डरों के लिए पैसों की तंगी तो है ही। तो क्या अब वक्त आ गया है कि हम देखेंगे कि दाम गिरेंगे?
इस खास पेशकश में हम यही पड़ताल कर रहे हैं कि ऊंची कीमतें, घटती बिक्री और बढ़ते स्टॉक के बीच क्या है देश के अलग अलग शहरों में प्रॉपर्टी बाजार का हाल। आज हमारे रेडार पर है देश के बेहतरीन प्रॉपर्टी मार्केट में से एक बेंगलुरु, जिसे एक स्टेबल मार्केट माना जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सेल्स अच्छे रहते हैं, कीमतें भी वाजिब होती हैं और स्टॉक भी उतना ही होता है जितनी जरूरत है। लेकिन अब कैसा है ये बाजार, इसकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है कविता कृष्णन। कविता, कैसा है इस वक्त बेंगलुरु का प्रॉपर्टी मार्केट? जी, स्टेबल माना जाता है बेंगलुरु का प्रॉपर्टी मार्केट और फिलहाल यहाँ पर हालात काफी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर भी स्थिति जो है धीरे धीरे गंभीर होते जा रहा है। आंकड़ों पर नजर लगाते हैं, सप्लाई देखिए, यहाँ पर सप्लाई में 11% की सालाना बढ़त है। करीब 36,000 से ज्यादा मकान जो है मार्केट में पड़े हुए हैं, यानी स्टॉक जो है इस मार्केट में ठीक ठाक है। करीब 16 महीने का स्टॉक है, यानी आइडियल मार्केट कंडीशन के आसपास ही है बेंगलुरु में फ्लैट्स का स्टॉक। अब बात बिक्री पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बिक्री घट गई है। बिक्री यहाँ पर वाई आपको 0% ही नजर आएगा, एकदम ठप है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है, आपको दिखेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% से बिक्री यहाँ घट गई है। इसकी एक वजह भी है। वजह यह है कि कीमतें जो है बेंगलुरु मार्केट में 26% से बढ़ गए हैं। इनफैक्ट जो ब्रोकर्स है, जो वहाँ के लोग हैं, हमें बताते हैं कि काफ़ी आईटी सेक्टर एम्प्लॉयज़ है जो एक साथ जुड़कर अब प्लॉट खरीदकर अपने मकान खुद खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु मार्केट अब बहुत महंगा हो गया है। वो यहाँ पर घर जो है खरीद नहीं पा रहे हैं और इसीलिए जैसे आपने देखा कि बिक्री यहाँ घट गई है। लॉन्चेस भी खूब हुए हैं। पिछले साल 85% नए लॉन्चेस हुए हैं बेंगलुरु मार्केट में। तो इस मार्केट की एक काफी टिपिकल है ये मार्केट। ये जो मार्केट है, अगर आईटी सेक्टर बूम करता है तो बेंगलुरु की प्रॉपर्टी मार्केट भी बूम करती है। फिलहाल लेकिन आईटी सेक्टर के हालात कुछ खास अच्छे नहीं है। आपको मालूम होगा कि सैलरीज में भी खास बढ़ोतरी नहीं हुई है और इसीलिए सेल्स यहाँ पर ठप है। आप देख रहे हैं कि बिक्री यहाँ घट रही है मार्केट में। तो कुल मिलाकर बेंगलुरु मार्केट में कीमतें बढ़ गई है। सप्लाई है मार्केट में जो कि मार्केट आइडियल कंडीशन है, लेकिन बहुत बड़ी सप्लाई मार्केट में आने वाली है और बिक्री जो है ठप है। तो बेंगलुरु की भी स्थिति जो है धीरे धीरे बिगड़ रही है। जी धन्यवाद कविता। और अब बेंगलुरु के प्रॉपर्टी बाजार पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है indiaproperty.com के वीपी सेल्स एंड ऑपरेशन वेणुगोपाल आर। वेणु, बेंगलुरु का मार्केट अच्छा माना जाता है, हम भी यही कह रहे हैं, अभी भी ये अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन संकेत अच्छे नहीं है। पिछले क्वार्टर में जैसा भी कविता बता रही थी, सेल्स में हमने गिरावट देखी है। आपको क्या लगता है, क्या बात है जो बाजार को खराब कर रही है? क्यों सेल्स में डिप आया? नहीं, हमारा मानना यह है कि जो मार्केट है वो स्टेबल है। जो लॉन्च हुई थी 2012 पे 35,000 यूनिट्स लॉन्च हुई थी। 2013 फर्स्ट क्वार्टर में जो लॉन्च हुई है वो 8,000 यूनिट की हुई है। जो मार्केट है उसको हम हेट्रोजेनस पे डिवाइड करके बात करें इंस्टेड ऑफ एज अ यूनिफॉर्म मार्केट। नॉर्थ का जो मार्केट है विच इज टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, ये थोड़ा स्पेकुलेटिव मार्केट है, लेकिन जो साउथ वेस्ट है एंड ईस्ट है, दिस इज मोर इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट। और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जो कस्टमर्स हैं वो एंड कस्टमर्स हैं। द प्राइस ट्रेंड इज ऑल्सो स्टेबल, ऐसा नहीं कि स्पाइकिंग आ रहे हैं प्राइसेस पे। अब अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द फिगर्स, 6,50,000 प्रोफेशनल्स हैं एंड देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ इंक्वायरीज जो लोग देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग आउट, बट दे आर कॉशियस इन टर्म्स ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक and there is a very good bright prospect in terms of buying out। and ऐसा नहीं कि ये speculative market है जैसा मैंने पहले कहा है। the second जो thought process वो ये भी है कि जो apartments बन रहे हैं, this is in the range between 45 to 75 lakhs, जहाँ पे जो लोग देखते हैं जो डिमांड है 2 bedroom का है, they want with all utilities because it's working couple and more of IT driven। लेकिन जो तीसरा बात हमको ये नजर एक की पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि लॉन्च एक साल में लगभग दुगने हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि फिलहाल हालत ठीक है, अग्रीड, लेकिन क्या धीरे धीरे बेंगलुरु भी एक सैचुरेशन पॉइंट की तरफ बढ़ते जा रहा है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। दिस इज इन टर्म्स ऑफ अगर यू टेक द इनपुट फ्रॉम ए स्पेकुलेटिव मार्केट, आपको ऐसा लगेगा,
बट इफ यू लुक फ्रॉम इट रियल कंज्यूमर रेडी टू ऑक्यूपाई जो कस्टमर्स हैं एंड जो द काइंड ऑफ डेटा हमारे पास में आता है इन टर्म्स ऑफ पीपल इन बाइंग दैट प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पर रेडी टू ऑक्यूपाई कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं. सो देर इज एन ऑप्टिमिस्टिक, देर इज एक कॉशियस बताया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ कि परख के खरीदने के लिए. एंड जो वहाँ के बिल्डर्स हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं विच हैज़ एवरी यूटिलिटी, तो जो कस्टमर को एक वैल्यू ऑफ द मनी पे मिलता है. एंड चूंकि मैंने बता चुका हूं कि ये इन्वेस्टर का जो स्पेकुलेटिव मार्केट उतना ट्रेंड पे नहीं है जैसे आप नॉर्थ के साथ कंपेयर करोगे, तो जो इनपुट्स दिया जा रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं, बिकॉज हमारा जो डेटा है दिस इज मूव टुवर्ड्स स्टेबल मार्केट, ग्रोइंग मार्केट है. स्टेबिलिटी हम वेणु बिल्कुल यहाँ पर स्टेबिलिटी से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, बहुत हेल्दी मार्केट है, लेकिन जिन सिग्नल्स की मैं बात कर रहा हूँ उसकी वजह से हमें थोड़ा डर है. अगर आप यहाँ पर ये भी देखें, दाम भी देखें, तो ईयर ऑन ईयर में 25% का इंक्रीज आया है. और आईटी सेक्टर में फिलहाल इतने अच्छे हालात नहीं कि इतना जो 25% का इंक्रीज है उसको एब्जॉर्ब कर पाए. नहीं, आपको और एक बात जो देखना है, देयर इज a good amount of expat Indians who are coming back. There is a good demand in terms of people are coming back. They're looking at the luxury apartments. They're looking at mid-size plus apartments जो 85-91 crore तक आते हैं. तो there is also a pull. Plus there is a good amount of shift in terms of skill set force जो यहाँ पे आ रहे हैं बाकी जगह से, because opportunities भी बढ़ रहे हैं. एक तरफ में आपको एक pessimistic news लग रहा है, but overall जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं, we are very optimistic in terms of this market, not only in terms of stability but in terms of the price valuation also. जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए वेणु. तो यहाँ पर इनके मुताबिक बेंगलोर का प्रॉपर्टी मार्केट फिलहाल अच्छा लग रहा है. आगे बढ़ते हुए, देश का सबसे बड़ा ट्रैवल अवार्ड एक बार फिर आ रहा है. सीएनबीसी आवाज जल्द ही ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े सभी बड़े लोगों और कंपनियों को सम्मानित करेगा जिन्होंने इंडस्ट्री की तरक्की में अपना योगदान दिया है. इस मौके पर सीएनबीसी आवाज पर आसान सवालों के जवाब दीजिए और आप जीत सकते हैं आईपैड. हम रोज आपसे सवाल पूछ रहे हैं. हमारा 18वां सवाल है, टूरिज्म के लिहाज से देश का बेस्ट मैनेज्ड एयरपोर्ट कौन सा है? ऑप्शंस है ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी बेंगलुरु एयरपोर्ट और सी हैदराबाद एयरपोर्ट या छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में. आपको हमें करना है एक एसएमएस और बतानी है अपनी पसंद. अपने सेल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए TRA18, एक और स्पेस छोड़कर लिखिए ABCRD और भेज दीजिए ये एसएमएस हमें 51818 पर. आप इस सवाल का जवाब हमारे वेबसाइट पर भी दे सकते हैं. और ब्लैकबेरी ने लॉन्च किया नया फोन. क्या इसे आपको खरीदना चाहिए या नहीं, बताएंगे इस फोन की खूबियां ब्रेक के बाद. ब्लैकबेरी ने आज अपना लेटेस्ट फोन लॉन्च कर दिया है. करीब 45,000 रुपए की कीमत वाला ये फोन कल से बाजार में मिलने लगेगा. क्या इस फोन के फीचर्स, बता रहे हैं टेक गुरु अंकित वेंगुर्लेकर. कीबोर्ड पसंद करने वालों के लिए ये है BlackBerry Q10. BlackBerry के लिए फुल क्वालिटी कीपैड वाले फोन्स हमेशा चले हैं और कंपनी ने Q10 से भी ढेरों उम्मीदें लगा रखी हैं. BlackBerry Q10 में 3.1 इंच की सुपर एमोलेड टच स्क्रीन दी गई है जिसकी क्वालिटी जबरदस्त है. टच स्क्रीन के साथ इसमें कीबोर्ड भी दिया गया है. Q10 में तेज प्रोसेसिंग के लिए 1.5 GHz का डुअल कोर प्रोसेसर और 2 GB रैम का साथ है. इस फोन में 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 64 GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है जिससे HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है. पहले से ही गिरती सेल्स से परेशान BlackBerry के लिए 45,000 रुपए की कीमत वाला BlackBerry Q10 कितना मददगार साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा. अंकित वेंगुर्लेकर, दिल्ली. और ब्लैकबेरी का कहना है कि वो बिक्री बढ़ाने के लिए एप्पल और सैमसंग जैसे किसी प्राइस वॉर या EMI पर प्रोडक्ट बेचने जैसे तरीके नहीं अपनाएगा. अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Q10 के लॉन्च के मौके पर ब्लैकबेरी के नए नवेले MD सुनील लालवानी ने हमारे टेक गुरु अंकित वेंगुर्लेकर से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि उनका जोर स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल को अफोर्डेबल बनाने पर रहेगा. सबसे जरूरी बर्निंग इश्यूज कौन से हैं जिन्हें आप एड्रेस करने वाले हैं एज द ब्रांड न्यू MD ऑफ BlackBerry इंडिया अगले 10 से 12 महीनों में? मार्केट में कई हैंडसेट OEMs है, हर एक की अलग स्ट्रैटेजी है. हम एक दूसरे OEM की स्ट्रैटेजी एप नहीं करना चाह रहे हैं. प्राइस वॉर हो या ऑफर्स, कैशबैक ऑफर्स हो,
हम वो बिलीव नहीं करते ऐप करने में। हमने ये देखा है जो ब्लैकबेरी लॉयल कस्टमर बेस है, चाहे इंडिया में हो या ग्लोबली, जो 76 मिलियन सब्सक्राइबर बेस ग्लोबली है, लॉयल कस्टमर बेस है, लेकिन और हाई एंड डेटा यूजेज बिलीव करते हैं, उनको वैल्यू चाहिए। वैल्यू इंडिया में हमने देखा है कि रिकरिंग कॉस्ट ऑफ ओनरशिप या पूरी इकोसिस्टम, जैसे आप ऐप्स कह रहे थे, या अदर फॉर्म्स ऑफ बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डेटा प्लान्स, हम वो चाह रहे हैं कि कस्टमर एक बार ब्लैकबेरी सब्सक्राइब कर ले, उनको रिकरिंग कॉस्ट कम हो जाए, उनके लिए ईजी हो जाए टू गेट द कंप्लीट ब्लैकबेरी एक्सपीरियंस। तो 6 महीने पहले आपको अगर ब्लैकबेरी खरीदना था, उसमें आपको BBM प्लान मिलता था, ब्लैकबेरी इंटरनेट प्लान मिलता था, एंटरप्राइज प्लान मिलता था, कॉम्प्लिकेटेड था। I'll be the first to admit it was complicated। हमने उसको सिंप्लीफाई किया। आप जितना डेटा कंज्यूम करना चाहोगे आप उतना पे कर लो, एज लो एज 129 रुपीज़ अ मंथ। तो हमने जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, जो 299 रुपीज़ पर मंथ कस्टमर्स देते थे, उसको हमने 129 कर लिया। तो हम ये नहीं विश्वास करते कि एक बार प्राइस ड्रॉप कर लो और एक बार आपने डिवाइस खरीद लिया आपकी रिकरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये रिकरिंग कॉस्ट आपको हम कम करके दे रहे हैं 299 से 129 तक। EMI ऑफर्स BB7 यूजर्स के लिए हमने कर लिया। तो प्रायोरिटी 1 इज जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उनके लिए हम ये वाले ऑफर्स ला रहे हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स जैसे हम कहते हैं। जैसे एंटरप्राइज में आज Q10 जो लॉन्च हुआ है, एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए हमने एक ऑफर हम ले आ रहे हैं कि आप अगले क्वार्टर में आप Q10 या Z10 डिवाइस खरीद लो, आपको ये पूरी साल की एंटरप्राइज मोबिलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो ब्लैकबेरी दे रहा है, सब्सक्रिप्शन सर्विस है, इसमें फीचर्स लाइक सिक्योरिटी, मैनेजेबिलिटी, वो सब आ जाते हैं, वो फ्री हो जाएगा। तो दैट इज टारगेटेड एट अ यूजर सेगमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज हु बीन लॉयल टू अस। क्यों कर रहे हैं हम इसमें? क्योंकि एंटरप्राइज यूजर्स काफ़ी हद तक QWERTY यूज़ करते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा कि Q10 खरीद दिया, लेकिन इसकी जो सिक्योरिटी, मैनेजेबिलिटी, वो सब है, वो ब्लैकबेरी इज़ ऑफरिंग एज अ बंडल प्लान। तो हम डिवाइस प्राइस वॉर में बिलीव नहीं करते, एंड कस्टमर वैल्यू में है। विपिन, प्राइस वॉर में बिलीव नहीं करने की स्ट्रैटेजी भारत जैसे बाजार में थोड़ी रिस्की स्ट्रैटेजी लग रही है। 45,000 में उनका एक और फोन, सारे उनके मॉडल उसी प्राइस रेंज में हैं, ऐसे समय पर जब उनके कंपेटिटर्स हर प्राइस रेंज में एक ऑफर दे रहे हैं। और जो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और जो मुझे लग रहा है कि ब्लैकबेरी हिट ही इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने कुछ फोन 10,000 के प्राइस रेंज में डाले थे और लोगों ने ब्लैकबेरी लेना शुरू किए, तो एक बार ये फिर से उस कॉम्पिटिशन में उतरे, दिक्कत हो सकती है। चलिए जाते जाते कल के एजेंडे पर एक नजर डाल देते हैं। CNBC आवाज की नजर कल रहेगी कोयला खानों के बंटवारों पर, इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप की बैठक पर। इसमें किन सरकारी कंपनियों को खान मिलनी चाहिए, इस पर फैसला होगा। इसके अलावा कल से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है, इसमें मोदी को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। और आवाज एट 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।